हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई आपकी चल रही होगी। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आज हमारे फिजिक्स क्लास 11 सिलेबस का वर्क एनर्जी पावर का अगला लेक्चर है। और इसमें हम तुम क्या कुछ देखेंगे, इस बात को थोड़ा सुन लो। लास्ट क्लास में हम लोग कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स अप्लाई कर गए थे वर्क डन के डेफिनेशन पर, उसके फॉर्मूले पर बेस्ड। कुछ उनसे थोड़े ज्यादा कॉन्सेप्ट वाले शुरू में आपको 2-3 क्वेश्चंस में करवाऊंगा, और फिर आज हम लोग उसके बाद जाकर पढ़ेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का थ्योरी। तो ये जो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का थ्योरी होगा, उसके डेरिवेशन तक कि वर्क डन का जब यदि वेरिएबल फोर्स हो तो वर्क डन हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे वो देखना है, वही तक देखेंगे। उस पर प्रॉब्लम फिर इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग लगाएंगे। तो आप ध्यान रखना, यदि न्यूमेरिकल्स 2-3 आप करना नहीं चाहते तो स्किप करके थोड़ा सा वीडियो आगे ले जा सकते हैं, और वहां हम तुम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को डिस्कस कर चुकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। बगैर देर किए हुए सही याद दिलवाया आपने कि चैनल है हमारा और आपका, हम दोनों का बहुत प्यारा सा चैनल फिजिक्स ट्रैक। और लेक्चर शुरू करते हैं हम लोग अब। आज के क्लास का फर्स्ट न्यूमेरिकल जो हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं, सपोज ये हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, और इस इंक्लाइंड प्लेन पे यहां पे कोई एक बॉडी प्लेस्ड है ना। मैंने कोई एक बॉडी यहां पर प्लेस की है। अब ये जो बॉडी प्लेस हुई है तो ऑफ कोर्स इसका कुछ ना कुछ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जिसको कहा है थीटा। बॉडी का अपना कुछ ना कुछ मास, जिसको कहा है हम लोगों ने m। अब हमारा क्वेश्चन का कह रहा, अच्छे से सुनो वंस मोर। ये रहा एक इंक्लाइंड प्लेन, इस पे कोई एक बॉडी जिसका मास m, और इंक्लाइंड प्लेन का ये जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ, दैट इज थीटा। और एक बात आपको बताई जा रही है, क्या कि ये जो डिस्टेंस है बच्चों यहां से यहां तक का, दैट इज l। मैं इस मास को थोड़ा और पीछे रखना चाहता हूं, या इंक्लाइंड प्लेन को थोड़ा छोटा कर देना चाहता हूं। चलो, बिल्कुल इस एक्सट्रीम पोजीशन पे ये बॉडी। अब होना क्या है, अच्छे से समझो। क्या पता किसी ने पहले इसको होल्ड करके रखा हो या कुछ भी करके रखा हो, सडनली इसको यहां से रिलीज किया, ये बॉडी, ये ऑब्जेक्ट, ये ब्लॉक स्लाइड करना शुरू करती है, और थोड़ी देर के बाद इसे पहुंचना है इस जगह बच्चों, यहां पहुंचना है। बहुत अच्छी बात। तो हमें हमारा सवाल कह रहा है, फाइंड द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन। तो ये जो बोर्ड पे हमें दिख रहा है बच्चों, वो हमारे आज के इस न्यूमेरिकल क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है, जिसमें आप देख सकते हो कि हम लोगों ने एक इंक्लाइंड प्लेन लिया है, जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, जिसपे एक ब्लॉक रखी हुई है, इनिशियली रेस्ट में थी, और इसे रिलीज किया। ये बॉडी स्लाइड करते करते यहां पहुंची, और जो डिस्टेंस आप यहां से यहां तक देख रहे हो, दैट इज l। अब इतनी सी बात बताकर हम लोगों से 2 बातें पूछी जा रही है कि आप पहले तो वर्क डन बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और दूसरा वर्क डन बताओ नॉर्मल रिएक्शन की वजह से। तो पहले ऐसा करते हैं बच्चों, हम लोग नॉर्मल रिएक्शन की वजह से वर्क डन निकालते हैं। क्या कुछ होगा वो देखो। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन है ना। कैसे दिखा दे इसको, चलो WN से दिखा दिया।
अब जरा आओ देखो तो, सपोज ये बॉडी यहाँ पे पड़ी हुई है, तो जिस सरफेस पे बॉडी होती है नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा होता है। आप इसको R से दिखा दो या M से दिखा दो। और बॉडी हमारी डिस्प्लेस किधर हो रही है, इस तरफ। लुक एट द एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक। ऑफ कोर्स वी कैन सी ये एंगल कितना दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे ये एंगल कितना दिख रहा है हमें, 90 डिग्री। बहुत अच्छा। अब आप बताओ वर्क डन इक्वल्स टू, यही तो जानते हो आप, वेक्टर F डॉट वेक्टर S। इंस्टेड ऑफ वेक्टर F हमें नॉर्मल रिएक्शन रखना होगा, तो ये रहा डायरेक्शन नॉर्मल रिएक्शन का। आपने इसे N लिखा, डिस्प्लेसमेंट को जो लिखना है लिख दो, L लिख दो ना, L। और आप सोचो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट हमारा इस डायरेक्शन में, तो ऑफ कोर्स दोनों के बीच का एंगल कितना, 90। अब यदि 90 का एंगल है तो cos 90 comes out to be equals to 0, n into L into 0, that means work done by normal reaction equals to 0। ये आपका एक आंसर आ चुका है बच्चों, ये एक आंसर आ चुका है। अभी हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोग को पता करना होगा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसमें हम लोगों को क्या क्या करना है वो जरा देखे समझे, ध्यान से समझना। एक्सक्यूज मी। ये एंगल थीटा, ये एंगल 90। क्या आप ऐसा कहेंगे कि यहां पे जो एंगल बन रहा है दिस वन 90 माइनस थीटा, जूनियर क्लास में पढ़ा है, द सम ऑफ all the three angles of a triangle comes out to be equals to 180 degree। ये लो, ये एंगल हमारा थीटा है बच्चों, ये एंगल हमारा 90 है। और सपोज ये एंगल हमें नहीं पता है तो x इसको कंसीडर किया, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x पता करो, 180 माइनस 90 माइनस थीटा, दैट इज 90 माइनस थीटा। ये आया हमारा x। ठीक, बहुत अच्छा। अब करें क्या हम, तो वर्क डन को डिफाइन कैसे किया था इनिशियली, या तो फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ले जाओ या फिर डिस्प्लेसमेंट को फोर्स के डायरेक्शन में ले जाओ। फिलहाल हम लोग आ रहे हैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स पता करने के लिए। तो जरा देख तो लो कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा है किधर, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में है, दैट इज mg। अब mg के दो कंपोनेंट्स होंगे बच्चों, एक इस तरफ और दूसरा इसके परपेंडिकुलर इस तरफ। तो सोचो कि आप यदि mg को डिस्प्लेसमेंट की तरफ लाना चाहते हो तो इस तरफ mg का जो कंपोनेंट आएगा वो क्या होगा, mg cos 90 माइनस थीटा, और cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू हुआ करता है sin थीटा। तो मैं ऐसा कर दूं कि cos 90 माइनस थीटा हटाकर डायरेक्टली यहां पे लिख देता हूं mg sin थीटा इस डायरेक्शन में। अब आ जाओ दूसरे केस में, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, ये होगा F डॉट S। फिर से जरा सोचो, इस डायरेक्शन में जब आप ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपोनेंट ले रहे हो तो वो है कितना, वो है mg sin थीटा, और डिस्प्लेसमेंट हमारा यहां से यहां तक कितना है बच्चों, L। तो दिस इंप्लाइज दैट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू mg L sin थीटा। ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। तो पहला बड़ा आसान था, फोर्स का डायरेक्शन, चूंकि नॉर्मल रिएक्शन की वजह से वर्क डन चाहिए था तो फोर्स का डायरेक्शन इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, दोनों के बीच का एंगल 90, cos 90 0, तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन 0। और जब हम लोग बात कर रहे हैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअली लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। आप
ने ये शुरू से पढ़ा है कि वर्क डन कैलकुलेट करते समय या तो फोर्स को डिस्प्लेसमेंट की तरफ ले जाओ या डिस्प्लेसमेंट को ले चलो फोर्स की तरफ। तो हम लोगों ने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट एल को वैसे रहने दिया इसी डायरेक्शन में, फोर्स का कंपोनेंट लिया है डिस्प्लेसमेंट के अलोंग। तो आपने पढ़ा है वेक्टर्स में कि जिधर एंगल आपका सबटेंड हो रहा हो उस तरफ कॉस होता है, तो एक्चुअली ये था तो mg cos 90 माइनस थीटा, तो mg और cos 90 माइनस थीटा हुआ करता क्या है, sin थीटा। तो दैट्स व्हाई हम लोगों ने फोर्स का ये सेक्शन लिया। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे कि यदि आपको ये सिचुएशन देकर इन्होंने कहा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन बताओ, तो ये नॉर्मल रिएक्शन की वजह से फोर्स वर्क डन है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो क्या हम तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाए हैं? चलो उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ पाए हो। ओके, और अब हम तुम चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन में। क्या कहा था मैंने कि वर्क एनर्जी पावर का जो पिछला लेक्चर था न्यूमेरिकल्स उसमें भी किए थे, बट बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड। आज क्या होगा, दोनों मिक्स होकर के आ रहे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स उसमें मिले हुए रहेंगे, कुछ बेसिक चीजें भी रहेंगी, ताकि आपका एक फाउंडेशन बिल्डअप हो सके बच्चों। क्योंकि इसके कंसेक्यूटिव आगे के जो 2 लेक्चर्स होंगे उसमें आपको एडवांस्ड लेवल के न्यूमेरिकल्स में प्रोवाइड करवाऊंगा। समझो कि नीट और मेंस लेवल में जो क्वेश्चंस हैं मैं उसकी बात करूंगा। तो फिलहाल इसे मैं रब करता हूं। आई होप आप इसको समझ चुके हो, और समझ चुके हैं तो अगले क्वेश्चन को देखने के लिए तैयार हो जाओ। मिटा दूं इसको, चलो डन डन मिटा दिया। दूसरे प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। सपोज हमारे पास ये कोई एक बाउल है इस तरह का, कुछ कटोरा सा, कुछ बाउल जैसा कुछ, और ये इसका सरकमफेरेंस है, ये इसका सेंटर है। इस हेमीस्फेयर का जो रेडियस है बच्चों वो जस्ट सपोज कैपिटल आर के आसपास है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक थ्रेड, एक रस्सी यहां से कनेक्ट किया है और ठीक इसके नीचे एक ऑब्जेक्ट लगा दिया है ऐसे, और कुछ नहीं है। और अब क्या किया, इसे कुछ फोर्स लगाकर इधर खींचना शुरू किया। तो आपको बड़े अच्छे से पता है कि भले ही हम लोग इसे खींच इधर रहे होंगे, बट ये बॉडी जाएगी ऐसे क्योंकि इसको जमीन टेढ़ी मिली है। तो दैट्स वाई थोड़ी देर के बाद जब आप ये फोर्स लगा चुके होंगे तो थोड़ी देर के बाद हालात ऐसे, यही सिस्टम यहां पहुंच चुका है। और इस चक्कर में यहां जो एंगल सबटेंड हुआ है बच्चों दैट इज थीटा। तो आपसे अब क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स F। ये क्वेश्चन नंबर 2, वर्क डन W बाय द अप्लाइड फोर्स F। तो क्या करना पड़ेगा हमें, एक बार फिर से इसके रेडियस को R कहा है हम लोगों ने, है ना, इसके रेडियस को R कहा है और इसका थिकनेस कम है ऐसा मान के चलो, वरना यदि ये ऑब्जेक्ट ही काफी ऊंची हो जाएगी तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज आप एज्यूम कर लो रेडियस R है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन मस्ट बी द सेम। तो फिलहाल देखो फोर्स का डायरेक्शन कुछ इधर है, बॉडी ऐसे जा रही है, पता नहीं आप इसके डिस्प्लेसमेंट का क्या कुछ करने वाले हैं। m मास की बॉडी है, हम लोग ये भी बात समझ रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। m मास की बॉडी है, ये देख लो, इसका मास यहाँ पर m दिखाया नहीं हम लोगों ने, बट मास m है। आओ अब बातचीत शुरू करते हैं। क्या कुछ कर सकते हैं हम लोग इसमें, जरा आप खुद यदि चाहो तो वीडियो पॉज करके कोशिश कर सकते हो, लेकिन कैसे कोशिश करोगे, हम लोग अभी इसको मिलकर ही देखते हैं बच्चों। तो आइए मिलकर देखें क्या क्या बातें हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करनी होगी, ठीक है। चलो
ये रहा R, और इसको आप फिलहाल वर्टिकल लाइन सपोज करो। तो इस R का कंपोनेंट यदि आप थीटा के तरफ लेकर जाओगे तो हमें मिल जाएगा क्या? R cos थीटा, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। इसी R का कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर लेकर चलो, इस तरफ क्या हो जाएगा? R sin थीटा। जिधर थीटा होता है उस कंपोनेंट में कॉस, और जिधर थीटा ना हो उस कंपोनेंट में साइन। तो R का ये जो कंपोनेंट होगा हमारा वो R sin थीटा होगा। अब आपने पैरेलल शिफ्टिंग पढ़ रखा है स्केलर्स एंड वेक्टर्स में कि दो वेक्टर्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, तो दोनों इक्वल वेक्टर्स होते हैं। तो ये लो, यही डायरेक्शन यही मैग्नीट्यूड, यहां से ठीक इसके पैरेलल आप ये लाइन ले लो, ये रहा। यदि ये R sin थीटा है बच्चों तो ये भी R sin थीटा होगा। अब बात समझो, बॉडी एक्चुअली पहले यहां पे थी, यहां पे मतलब इसके आसपास कहीं पे फोर्स लगने की वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? R sin थीटा। फोर्स कितना लगाया हम लोगों ने? F। तो अब बात आती है कि वर्क डन हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सोचो कि फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ यदि आप प्रोडक्ट करवा दो तो वर्क डन ही तो मिलेगा। तो वर्क डन इक्वल्स टू ये वाला फोर्स और साथ में R sin थीटा डिस्प्लेसमेंट। तो क्वेश्चन था, है ना? यदि क्वेश्चन भूल गए इनिशियली क्या कह रहा था तो वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाओ, जब डायग्राम थोड़ा पीछे था तो वहां पे आप वो डायग्राम नोट करना, वो क्वेश्चन होगा और सॉल्यूशन में आप डायग्राम में ये चेंजेस ला सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस दूसरे प्रॉब्लम को समझ पाए। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, उससे ज्यादा इसमें कुछ बात ही नहीं थी। हम लोग चलेंगे इसके बाद आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। तो मैं इसको रब करता हूं। आई होप आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सको, कर चुके होंगे आप। हम लोग चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए, अगला क्वेश्चन क्या है? जाना पहचाना आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में इस तरह की चीज को देखा है। ये कोई एक रिजिड सपोर्ट है, यहां से कोई एक पुली लगी है और इस पुली से एक रोप, एक थ्रेड, एक स्ट्रिंग इससे होकर पास हो रहा है और कुछ कुछ मासेस है बच्चों। ये मास सपोज M1 1 kg और इस मास को आप M2 कह दो 2 kg। बस इतनी सी बात बताकर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि वर्क डन बताओ। कौन कौन से वर्क डन की बात करनी होगी वो सुनो। एक तो पूछता है ये कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बताओ, और फिर आपसे सवाल करता है वर्क डन बाय टेंशन फोर्स बताओ। आप देखो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में दोनों फोर्सेस लग रहे हैं, या तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ mg, या ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है। लेकिन आप ये कहोगे कि डिस्प्लेसमेंट तो यहां तो दिया ही नहीं है। यदि फोर्स पता भी कर ले तो वर्क डन के लिए तो डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो वो तो दिया ही नहीं हम लोगों ने। तो इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपको लेकर चलना है 3 मीटर। 2 kg जो मास है हमारा वो 3 मीटर नीचे स्लाइड कर रहा है, मतलब मूव कर रहा है। तो ये 3 मीटर ऊपर मूव करेगा। तो ये अभी यहाँ है, थोड़ी देर में मूव करके यहाँ आने वाला है। तो ये 3 मीटर है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर ये नीचे, और ये 3 मीटर क्या हो जाएगा ऊपर। ये क्वेश्चन का डायग्राम है। अब मैं इसमें चेंजेस करूंगा, आप चाहो तो इसको नोट कर लो। क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड क्या क्या वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड वर्क डन बाय टेंशन फोर्स। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड वर्क डन बाय टेंशन फोर्स। किस पे? दोनों ऑब्जेक्ट्स पे, दोनों बॉडीज पे। तो आइए शुरू करते हैं।
सबसे पहले आप पता करो, ये तो पता है ना कि ये हमारा m2g होगा, इसमें हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स m1g लग रहा होगा। तो यदि आप मास m1 की बात करो, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मास m1, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मास m1, तो wg_m1 क्या होगा, क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स इस m1 पे नीचे की तरफ लग रहा है बच्चों, ये देखिए m1g नीचे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो ऊपर की तरफ हो रहा है, s = 3 मीटर। तो आप जरा सोचो, फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना? 180। तो आप W = जो Fs cos थीटा अप्लाई करते हो, चलो Fs cos थीटा, तो इंस्टेड ऑफ F वी कैन पुट m1g, और S के जगह आप 3 मीटर रख दो, cos कितना? 180 डिग्री। m1 है हमारा 1 kg, g का वैल्यू आप 10 ले लो बस कन्वीनियंस के लिए, 10, ये हमारा 3 मीटर, और cos 180 कितना? -1, -30 जूल। ये वर्क डन आया, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मास m1। इसी तरह अब आप पता करो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मास कौन सा? m2। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मास m2। आइए देखिए इसमें कौन सी बात है, क्या करना है इसमें। ये हो गया, ये भी होगा हमारा Fs cos थीटा। F के जगह इस पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स m2 पे कितना है बच्चों? m2g। डिस्प्लेसमेंट S नीचे की ही तरफ कितना है? 3 मीटर, और cos एंगल इस बार मैं 0 डिग्री लूंगा, क्योंकि जिधर फोर्स उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, cos 0 1 होता है। m2 है हमारा 2 kg, g को ले लिया 10, ये 3 जैसे का तैसा, तो 3 2 6 यानी 60 जूल। ये वर्क डन हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से m2 पे। तो फाइंड वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स ऑन ईच मास। सिर्फ m1 पे नहीं बल्कि m2 पे भी बताना था। तो अभी इतनी मेहनत करके बच्चों हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वर्क डन था वो पता कर लिया। अब क्या पता करना है हमें? अब वर्क डन बाय टेंशन फोर्स पता करना है। तो सोचो, ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमें पका पकाया मिला, यूज कर लिया, टेंशन तो हमें निकालना पड़ेगा। मतलब सेकेंड पार्ट सॉल्व करने के लिए पहले हम सबको टेंशन पता करना पड़ेगा। कैसे पता करेंगे? FBD आप तैयार कर लो। यहाँ पर थोड़ी बातें उलझी हुई सी हैं, तो मैं इन दोनों के FBD अलग अलग बनाता हूं। FBD ऑफ मास m1 क्या होगा? ये रहा हमारा मास m1, ये रही वो रस्सी। सबसे पहले ये m1g नीचे की तरफ, रस्सी में वेट के अगेंस्ट क्या अप्लाई हो रहा होता है? टेंशन। चूंकि ये बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है बच्चों, तो इसमें एक्सेलरेशन भी ऊपर, तो इसमें सूडो फोर्स m1a नीचे की तरफ। चलो एक इक्वेशन बनाते हैं हम लोग। क्या इक्वेशन बना लो? T = m1g प्लस m1a, दोनों का डायरेक्शन सेम, तो T = m1g प्लस m1a। यहां तक की बात हुई, ठीक है। अब क्या करो, ये जो दूसरी बॉडी है m2 लिखा हम लोगों ने, FBD ऑफ m2। तो m2 तो ये वाली है, ये रही रस्सी, ये बॉडी रही हमारी m2, तो नीचे की तरफ वेट m2g, ऊपर की तरफ टेंशन T। चूंकि इस बार ये बॉडी नीचे जा रही है, 3 मीटर नीचे जा रही है, तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, तो सूडो फोर्स इसका क्या हो जाएगा? m2a अपवर्ड। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में इन सब चीजों को हम तुम देख कर आ रहे हैं,
ठीक है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। आगे सुनो, अब T के साथ M2A है, here T plus M2A equals to M2A. This implies that T equals to M2G minus M2A, इक्वेशन 2। अब गौर से देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, दोनों के LHS T हैं, तो इक्वेट करवा दो इनके RHS को। जब दोनों इक्वेशन के LHS सेम है तो RHS भी तो सेम होंगे। What to do? Now, यहां से हम तुम क्या करो, फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, ये रहा M1G प्लस M1A इक्वल्स टू M2G माइनस M2A। तो यहां से क्या करो बच्चों, A पता करो एक्सेलरेशन, और उसे आप यहां पुट कर दो, यहां से आपको T मिल जाएगा। तो क्या कुछ करो, इसके साथ A है, इसके साथ A है, M1A को यही रखा, माइनस M2A इधर आया, प्लस M2A इक्वल्स टू ये रहा M2G, और प्लस M1G उधर आया तो माइनस M1G। A कॉमन ले लिया, M1 प्लस M2, G कॉमन ले लिया, M2 माइनस M1। Therefore A equals to G M2 minus M1 upon M1 plus M2। A equals to G के जगह 10 रखा, M2 हमारा 2 kg, M1 हमारा 1 kg, अपॉन M2 2 kg और M1 1 kg। तो ये कितना हो गया, 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो एक्सेलरेशन निकला। हमें तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स चाहिए, मतलब पहले टेंशन पता करना होगा। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 T क्या होना चाहिए, M1G प्लस M1A। हाँ ठीक है। M1 तो 1 kg है, G का वैल्यू 10, M1 1 kg है, G का वैल्यू 10/3, तो 10 प्लस 10/3 यानी 40/3 न्यूटन आया है टेंशन फोर्स। ओप्स, आधा काम तो फटाफट हो चुका। दूसरा वर्क डन निकालने के लिए हमें पेट्रोल जलाना पड़ रहा था, कैपिटल T पता करने के लिए टेंशन फोर्स। रस्सी सेम है बच्चों, तो टेंशन भी सेम होगा, यह हमें पता है। तो T निकल चुका है, तो मैं ये हिस्सा मिटा देता हूं, इसको आप जल्दी से नोट कर लो, कर लिया होगा। इधर मिटाया। अब हमें वर्क डन बाय टेंशन फोर्स चाहिए। एक बार M1 पे और एक बार M2 पे। नाउ वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑन मास M1। सोचो, टेंशन फोर्स ऊपर लग रहा है M1 पे, और ये मूव भी इसी तरफ कर रही है। तो आप पहले Fs cos थीटा लिख तो दो, इंस्टेड ऑफ F आप T लिखोगे। S हमारा 3 है, अभी रहने दो, और cos कितना 0 डिग्री, तो टेंशन है 40/3 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है ऊपर की तरफ 3 और cos 0 1, क्या हो गया 40 जूल। अगेन वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑन मास M2 कितना हो जाएगा, इस पर टेंशन ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, कॉस कितना 180, T हमारा 40/3, S हमारा 1, S हमारा 3 और cos 180 -1, तो कितना हो गया 3 3 फिर कैंसिल
-40 जूल। यही आप यदि नेट वर्क डन पूछा यदि होता क्वेश्चन ने कि फाइंड द नेट वर्क डन, तब क्या करते हैं हम लोग, टेंशन फोर्स की वजह से नेट वर्क डन, ये जो वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स ऑन मास m1 है, इसको ऐड करके वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स ऑन मास m2, ये +40 ये -40 कैंसिल होकर 0। तो यदि पूछा होता क्वेश्चन ने कि W नेट बताओ, तो हम लोग 40 - 40 = 0 जूल कह देते बच्चों, ठीक है, 0 जूल कह देते। तो ये आया फाइनल आंसर हमारा। तो फटाफट आप इसको नोट कर लो, ये अगले क्वेश्चन पर हम लोग रुक करते हैं। मिटा दूं इसको, चलो बहुत अच्छा। कहा था फॉर्मूला बेस्ड नहीं होगा, थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स होंगे। अभी ये लेक्चर जैसे जैसे आगे चलेगा और थोड़े कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन हाँ PYQ जो हम तुम लगाने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जेई और नीट के, वो तो अगले वीडियोस में मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, आने वाले वीडियोस में, आने वाले लेक्चर्स में, ठीक, बहुत अच्छा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो किस तरह का क्वेश्चन है याद करो, आई कैप, जे कैप, के कैप यूनिट वेक्टर्स। तो फोर्स भी आपको आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में है, डिस्प्लेसमेंट भी आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में होगा। तो हम लोग क्वेश्चन वैसा ही लेने जा रहे हैं। आप इस क्वेश्चन को जरा अच्छे से देखिए बच्चों। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, a force vector F equals to 2i cap plus 3j cap minus 4k cap। करता क्या है ये, displaces a body from the point, कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग पॉइंट्स लिया करते थे ना, तो पॉइंट्स ले रहे हैं from the points 2, 1, 0, और यहां से इसको लेकर के आगे चल रहे हैं बच्चों, कौन से पॉइंट तक, कोई भी पॉइंट ले लो, 3, 4, 2। क्या मतलब हुआ, मतलब इनका कहना है कि ये रहा y एक्सिस, ये रहा x एक्सिस, z मैंने दिखाया नहीं, ये x है, ये y है, z होगा यहां से परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। तो कोई एक पॉइंट है, पॉइंट A, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2, 1, 0। कोई बॉडी यहाँ पे पहले से थी, इस पर एक फोर्स लगा, कितना फोर्स लगा, वेक्टर F, ये वाला, और इसने इसको धक्का देकर पहुंचा दिया है पॉइंट B तक, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 3, 4 और 2। कहता है वर्क डन बताओ। तो क्या करेंगे हम, तो याद होगा आपको पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन है फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स। तो पोजीशन वेक्टर आपको याद होगा बच्चों, ये यदि ओरिजिन है, इस पॉइंट ए को आप यदि ओरिजिन से मिला लो, तो जो वेक्टर OA है ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। सपोज आप इस पोजीशन वेक्टर को वेक्टर R1 से दिखाते हैं, 2i कैप प्लस 1 के साथ j कैप, 0 k कैप लिखने की जरूरत नहीं। इसी ओरिजिन से आप इसको मैच करो, पोजीशन वेक्टर R2, तो क्या हो जाएगा, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, ऐसा। अब कहा ना कि स्केलर्स एंड वेक्टर्स का यूज है इस चैप्टर में, तो मैं अभी वेक्टर के तरफ तो नहीं जा सकता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेसिक बातें पता है। तो सबसे पहले आपको फोर्स कितना लगा वो आपको पता है बच्चों, आपको डिस्प्लेसमेंट पता करना पड़ेगा, AB है ना। तो सबसे पहले यदि आप डिस्प्लेसमेंट पता करना चाहते हैं बॉडी की, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, वेक्टर AB जिसको आपने क्या मान लिया, वेक्टर R, तो याद तो होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल्स टू बाद वाला वेक्टर माइनस पहले वाला वेक्टर, मतलब वेक्टर R2
माइनस वेक्टर R1। R2 ये रहा, क्या लिख दो इसको, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, इसमें माइनस करवाना है R1 को, तो 2i कैप भी निगेटिव और j कैप भी निगेटिव। तो वेक्टर R डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या मिलेगा, 3i कैप माइनस 2i कैप i कैप, 4j कैप माइनस j कैप, तो प्लस 3j कैप और प्लस क्या हो गया ये 2k कैप। अब आप सोचो, आपको R भी पता है और आपको F भी पता है, तो देयरफॉर वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फोर्स वेक्टर है हमारा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप डॉट वेक्टर R है हमारा i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। करो डॉट प्रोडक्ट, 2 i वाले को i वाले से, j वाले को j वाले से, k वाले को k वाले से। ये हम लोग डॉट प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज थी उसमें देखा करते थे बच्चों, आपको याद होगा। तो क्या कुछ करो, 2i कैप को i कैप से किया तो 2, 3j कैप को 3j कैप से किया तो प्लस 3 3 9, और माइनस 4 को 2 से किया माइनस 8। क्या हो जाएगा बच्चों, 11 माइनस 8 मतलब 3 जूल ऑफ वर्क इज बीइंग डन। क्या यहां तक हम लोग समझ पाए सब कुछ? ठीक है, ठीक है, चलो सब कुछ ठीक है। ये R1 हमारा 210 तो 2i कैप प्लस j कैप, R2 हमारा 342 तो पोजीशन वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। फोर्स हम लोगों ने लगाया था 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। तो जब हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी चाहिए था, वेक्टर R चाहिए था, तो R2 माइनस R1, R2 है हमारा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप माइनस R1 है, तो दोनों नेगेटिव हो जाएगा, 2i कैप माइनस j कैप। तो R कैप वेक्टर R इक्वल्स टू हुआ i कैप माइनस 2i कैप मींस i कैप, 4j कैप माइनस j कैप 3j कैप और 2k कैप। यहाँ तो k कैप था ही नहीं, इसलिए वैसे का वैसा वर्क डन फैक्टर F डॉट वेक्टर R, वेक्टर F के जगह 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप डॉट वेक्टर R के जगह ये जो इतनी मेहनत से निकाला i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, माइनस 4 का डबल 8, 9 और 2 11, 11 माइनस 8 क्या हो गया 3। तो ये रहा वर्क डन इस फोर्स की वजह से। तो मैं उम्मीद करूं आप इसको समझ पाए हैं बच्चों, समझ पाए हैं बिल्कुल। चलो बहुत अच्छा। अब इन 3 क्वेश्चंस के बाद मैं आपको थोड़ा और आगे ले जाने से पहले डिस्कस करना चाहता हूं बच्चों वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब तक जो कुछ भी हम लोगों ने सवाल लगाए उन सबों में फोर्स कांस्टेंट हुआ करता था, फोर्स वैरी नहीं करता था। अब यहां पे जो हम तुम बात करने वाले हैं इसमें हमारा फोर्स कैसा होगा, वेरिएबल। वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या है पहले इसको देख लो, फिर करते हैं बातचीत। चलते हैं यहां से आगे। हेडिंग क्या लगा रहा हूं वो देखो जरा, हेडिंग है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ये है हेडिंग। बस अगले 5 to 10 मिनट्स में हम तुम ये समझ चुके होंगे कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स क्या होता है और फिर इसके सवाल लगा रहे होंगे। तो देखो जरा क्या कुछ बात करनी है वो, कि सपोज एक फोर्स है किसी बॉडी पे जिसको उन्होंने कहा है 2 न्यूटन, बहुत अच्छा, और कहा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 3 मीटर का। बताओ वर्क डन कितना होगा। हाँ एक और खास बात, जिधर फोर्स है उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट है, तो कितनी आसानी से हम तुम कह देंगे बच्चों वर्क डन इक्वल्स टू F इंटू एस, क्योंकि दोनों एंगल दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल 0। तो ये रहा Fs का मतलब 2 इंटू 3 दैट मीन्स 6 जूल। लेकिन आपके साथ थोड़ी सी छेड़खानी कर दी जाए, सवाल को थोड़ा
ऑल्टर कर दिया जाए। कैसा कैसा कि F इक्वल्स टू आपको दे दे 2x लो, और डिस्प्लेसमेंट उसको जो देना है देने दीजिए, चलो 3 मीटर ही रहने दो, 2x न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट हमारा 3 मीटर। अब हम तुम जूनियर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि यदि अल्जेब्रिकली x का कहीं यूज हो रहा है तो x के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हम लोगों को पुट करने होते हैं। तो सोचो x के जगह 0 रखा तो फोर्स 0 न्यूटन का था शुरू में, फिर x के जगह 1 रखा तो ये 2 न्यूटन का हो गया, x के जगह हम लोगों ने पुट कर दिया 3 तो 3 2 6 न्यूटन, मतलब फोर्स हमारा चेंज होता जा रहा है, कांस्टेंट फोर्स नहीं है इस बार। तो जब फोर्स चेंज होता चला जा रहा है तो हम लोगों को वर्क डन ऐसे केस में बताना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर एक नए कॉन्सेप्ट की बात करने जा रहे हैं, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की बात करने जा रहे हैं। इसके लिए एक काम करो, एक काम क्या करो कि ठीक है आपने फोर्स वेरिएबल अप्लाई किया, जैसे जैसे वक्त चेंज हो रहा है कभी आप फोर्स बढ़ा दे रहे हो, कभी आप फोर्स कम कर दे रहे हो, लेकिन उसके वजह से कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट तो हो ही रहा होगा। हमेशा फोर्स ज्यादा किया पर सेकेंड डिस्प्लेसमेंट ज्यादा, फोर्स कम कर दिया है तो पर सेकेंड डिस्प्लेसमेंट कम होगा, तो है ना, डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं तो कहानी खत्म, वर्क डन 0। तो ऐसा नहीं है। तो सपोज बच्चों इसको समझने के लिए हम तुम एक ग्राफ डिस्कस करते हैं। कौन सी ग्राफ है? y एक्सिस में रखा फोर्स और x एक्सिस में रखा है डिस्प्लेसमेंट, और कुछ इस तरह से हमें हमारा ग्राफ मिला, ठीक है, इस तरह से ग्राफ मिला। अब मेरी बात समझना, यदि फोर्स फिक्स होता, जो कि नहीं है क्योंकि यहां पर फोर्स 0 न्यूटन है, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 10 न्यूटन वैरी कर रहा है, तब तो ठीक है। फोर्स यदि कांस्टेंट होता, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट होता तो वर्क डन हम लोग फटाफट निकाल चुके होते। बट यहाँ पे दोनों चीजें जो है वो अलग, मतलब वैरी कर रही है, फोर्स वैरी हो रहा है और फोर्स बदल रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी कभी कम कभी ज्यादा हो रहा है। तो ऐसा करो बच्चों, इस ग्राफ का एक छोटा सा एलिमेंट, एक छोटा सा स्ट्रिप कैसा ले ले, चलो यहीं से कट कर लिया, ये एक स्ट्रिप कट कर लिया और उसको थोड़ा शेडेड कर दिया ताकि हमारी नजर इस पर अच्छे से जा सके। इसका थिकनेस कितना ले लिया हम लोगों ने? dx। ओफो, ये डिस्प्लेसमेंट है, बड़ा सा डिस्प्लेसमेंट मिलता चला जाएगा, आप x एक्सिस में चलते जाओ, उसी का छोटा सा टुकड़ा लिया तो x का छोटा एलिमेंट dx, ठीक है, ठीक है। और फोर्स कुछ ना कुछ यहां पर है बच्चों, फोर्स जो है ना दैट इज कितना? F। तो आप एक काम करो, वर्क एनर्जी पावर चैप्टर से बाहर निकलो। क्लास 9 में आप जो मेंसुरेशन पढ़ा करते थे, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल पढ़ा करते थे, जरा देखो तो क्या ये जो स्ट्रिप है वो हमें एक रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है बच्चों? तुम बोलोगे सर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रेक्टेंगल में होता क्या है, ये जो साइड होती है और ये जो साइड होती है दोनों इक्वल होनी चाहिए, ये थोड़ा लंबा और ये थोड़ा नाटा, आधी प्रॉब्लम यहां। दूसरी बात, फिर ये दोनों साइड्स भी बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, और यहां पर देखो इक्वल तो नहीं है, ऊपर से तिरछा भागता चला जा रहा है, तो रेक्टेंगुलर तो होगा नहीं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो स्मॉल स्ट्रिप लिया है, जरा इसको इमेजिन कर लो पहले। ये जो स्मॉल स्ट्रिप है जो देखने में इतना मोटा लग रहा है, समझो आपके या मेरे सर से एक बाल निकाल लो, सोचो उस बाल का थिकनेस कितना होगा। उस बाल को आपने कैंची से थोड़ा तिरछा भी काट दिया, ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया, वो थोड़ा नेग्लिजिबल टाइप का होता है। तो दैट्स व्हाई ये हमारा क्या है, एक रेक्टेंगल। अब वापस समझो कि आप पता कर रहे होते एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल स्ट्रिप कितना होगा?
इस हाइट, ऐसे तो फोर्स को दिखाएंगे, तो इसके लेंथ को फोर्स कहा और डिस्प्लेसमेंट को कितना कहा बच्चों, dx। दो चीजें देखना है, एक तो ये मैथ्स है एरिया, दूसरा ये फिजिक्स है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन, मतलब कुछ ना कुछ रिलेशन है एरिया और वर्क डन के बीच में। लेकिन शर्त है, जब आप एरिया निकालोगे तो एक एक्सिस में फोर्स और दूसरे में क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। तो आप तो अनजाने में एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप निकालने निकल पड़े थे, वाई एक्सिस में फोर्स मिला, एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट मिला, तो आपने इसको लेंथ की जगह फोर्स रखा, लेंथ की जगह एफ रखा था और dx रखा था हम लोगों ने ब्रेड्थ की जगह। लेकिन कोइंसिडेंटली ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को ही तो हम लोग वर्क डन कहते हैं। तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये तो एक छोटी सी बात हो गई। ऐसे बहुत सारे एरियाज ले सकते हैं हम लोग, बहुत सारे स्मॉल स्ट्रिप्स ले सकते हैं इसी तरह से, बहुत सारे में कितने होंगे, 2, 4, 10, 20, 50? नहीं, अरे बिल्कुल नहीं, लाख, 2 लाख, करोड़ वगैरह कुछ इतने सारे स्मॉल स्ट्रिप्स आप लेते चले जाओ। लेकिन दिखाएंगे इस डायग्राम में तो औकात के हिसाब से, हर एक का थिकनेस dx। यहाँ तो 4 दिखाया है, 4 करोड़ हो सकते हैं बच्चों, 400 करोड़ हो सकते हैं, चलो कोई बात नहीं। और जो फोर्स है यहाँ आपको कम, थोड़ा ज्यादा एवरेज फोर्स मान लो हमारा कितना है, F। तो देयरफॉर यदि आप टोटल एरिया पता करना चाहते हैं किसका, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, काम करो, फोर्स को यहां पर फोर्स F1 ले लो, ये फोर्स F2 ले लो, ये फोर्स थोड़ा ज्यादा ऊंचा गया F3 ले लिया, F4 ले लिया। हम लोग तो एवरेज की बात कर रहे थे, बट ऐसा है। तो जरा सोचो, ये वाला जो स्ट्रिप है इसका एरिया कितना, F1 इंटू dx, प्लस टोटल कर रहे हैं, प्लस दूसरे स्ट्रिप का एरिया F2 इंटू dx, तीसरे स्ट्रिप का एरिया F3 इंटू dx, और इसी तरह से आप चलते चले जाओ जितने स्ट्रिप्स आपने लिए हैं वहां तक। तो सारे एरिया को ऐड करने का एक तो तरीका हमारा ये रहा, और एक दूसरा तरीका हम लोग क्या कर सकते हैं वो सुनो। ऐसा लिख सकते हैं F इंटू dx, है ना, F1 dx प्लस F2 dx प्लस F3 dx प्लस F4 dx प्लस डॉट 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 Fn dx, n कुछ भी हो सकता है। अब सपोज करो इस एरिया की शुरुआत जहां से हो रही बच्चों, ये x इक्वल टू 0 था, और एरिया जहां पे जाकर खत्म हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट x इक्वल्स टू क्या था, x था। आप चाहो तो x1 x2 ले सकते हो, x I और x f लिख सकते हो, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, फाइनल डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसा करो, इसको कह दो आप x1 और इस डिस्प्लेसमेंट को कह दो क्या, x2। वेरी गुड। तो लोअर लिमिट इसका x1, अपर लिमिट x2, टोटल एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, टोटल एरिया। तो इसका एक मतलब हुआ, यही तो हमारा वर्क डन है बच्चों, यही तो हमारा वर्क डन है। इसका मतलब ये वर्क डन किसने किया है, फोर्स ने किया है। कौन सा फोर्स, वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इक्वल्स टू, जब जरूरत हो तो ये अप्लाई करना, जब जरूरत हो तो ये अप्लाई करना। तो ओवरऑल आप इसको लिख सकते हैं, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इक्वल्स टू एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ये मैं कहना चाहता था।
ये हमारा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया। तो बच्चों यहां तक हम लोगों ने आज अभी देखा। शुरू में 2-3 न्यूमेरिकल्स लगाए, बेसिक से थोड़ा सा ऊपर हल्का सा कॉन्सेप्ट आया था। अब इसके बाद फिर वो न्यूमेरिकल्स करने के बाद वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को डिस्कस किया हम लोगों ने। अब इसे समझेंगे हम लोग तब जब इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करेंगे। तो इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होगी वो हम लोग अगले लेक्चर में अटेम्प्ट करने वाले हैं। अगले लेक्चर में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर अप्लाई करने वाले हैं, मतलब इसके एप्लीकेशन पर जो न्यूमेरिकल्स है वो देखेंगे। तो आज के इस लेक्चर को हम तुम यही समाप्त करते हैं। आज और कुछ नहीं पढ़ेंगे हम लोग, वरना यदि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आज लगाया तो काफी लेंदी हो जाएगा, इसलिए इस वाले लेक्चर को यही रोकते हैं। अगले लेक्चर में इसके प्रॉब्लम्स लगाएंगे। तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई चलती रहनी चाहिए। थैंक यू, बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।